जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अब हम लोग जो है करंट अफेयर्स को जब भी डिटेल में देखेंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डील करेंगे, तो वो सभी के सभी एक इनिशिएटिव के अंतर्गत होगा जिसका नाम रखा गया है करंट अफेयर्स ज्ञान गंगा। इसमें जो अभी हमारा मंथ चल रहा है अगस्त, इसमें तो हम लोग इनको डील करेंगे ही, लेकिन अपने जो पिछले महीने के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ताकि ये करंट अफेयर्स देखने के बाद आप कभी भी एमसीक्यू सॉल्व करिए, कहीं भी एमसीक्यू सॉल्व करिए, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों से बहुत अच्छे से सॉल्व होगा और एग्जाम में अगर डिटेल में करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। बस रेगुलर फॉलो करते रहिएगा। जितनी भी पीडीएफ है वो सब फ्री में शेयर कर दिया जाएगा। जीएसएन करंट वॉरियर के टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और संपादकीय कल का भी भेज दिया गया है, रोज रोज आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो न्यूज़ है जिसे हम लोग को देखना है वो है नव्या इनिशिएटिव। नव्या पहल जो है इसे हम लोगों को देखना है। इसमें डेट थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो पहल है ये अपने उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। हालांकि ये भारत सरकार की योजना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नव्या पहल या नव्या इनिशिएटिव की शुरुआत की गई 24 जून 2025 को। अब देखिए, नव्या का जो फुल फॉर्म है, आप फुल फॉर्म से समझ सकते हैं इसमें है क्या। नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स, यानी युवा किशोरियों के लिए जिनकी उम्र जो है 16 से 18 साल के बीच में है। 10th जिन लड़कियों ने कंप्लीट कर लिया है और वो अब 11th या 12th में पढ़ रही हैं, उनको हम कहीं ना कहीं व्यावसायिक प्रशिक्षण देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लें तो ऐसा ना हो कि वो बीए, एमए, बीएससी, एमएससी की पढ़ाई कर लें लेकिन उसके बाद वो जॉब के लिए दर दर भटकें। तो हम उन्हें पहले से स्किल देंगे, दक्षता देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो कहीं ना कहीं जॉब पाने के लिए उनको उतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये पायलट पहल पे, पायलट बेसिस का मतलब है कि अभी पहली बार शुरुआत किया गया है इस तरह से। इसका उद्देश्य क्या है कि 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की जो किशोरियां हैं, यानी कि एडोलेसेंट गर्ल्स हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 ईयर्स, जिन्होंने कक्षा 10 की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी है, मतलब वो 10th पास कर चुकी हैं। तो देखिए, 16 साल तक आमतौर पे चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, तो ये 10th पास कर चुके होते हैं या 10th कंप्लीट हो चुका होता है। तो इसीलिए इस एज ग्रुप को टारगेट किया गया है कि 16 से 18 वर्ष के बीच की किशोरियां हैं, 10th क्लास इन्होंने पूरा कर लिया है, तो अब इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। मुख्यतः इसमें गैर पारंपरिक जो रोजगार भूमिकाएं हैं, उन्हीं भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है या फिर उनको किया जाना है, यही इसका लक्ष्य है। तो मेनली इसका एम है टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग इन नॉन ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट रोल्स। अब बात यह है कि कौन कौन से मंत्रालय हैं जिन्होंने मिलकर, जिनके संयुक्त पहल पर ये इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। तो इसमें एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें लड़कियां इन्वॉल्व हैं, किशोरियां इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन्वॉल्व रहेगा। और आप उन्हें कौशल प्रदान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को भी शामिल होना पड़ेगा इस संयुक्त पहल में। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता जो मंत्रालय है वो भी इसमें शामिल है। कौन कौन से 2 मंत्रालय शामिल हैं, कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई, किन को टारगेट किया गया है, कब शुरुआत किया गया है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन कभी कभी क्या उठ कर आता है, एक लाइन लिख दिया जाता है कि उद्घाटन किसने किया। क्या प्रधानमंत्री जी मौजूद थे, क्या मुख्यमंत्री जी मौजूद थे? तो नहीं, इसमें 2 मंत्री मौजूद थे। एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंडिपेंडेंट चार्ज, जो हैं जयंत चौधरी जी, यानी केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कौन थे? जयंत चौधरी जी। एक तो वो मौजूद थे उद्घाटन समारोह में, और दूसरी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी थी। तो सावित्री ठाकुर जी को याद रखिएगा और जयंत चौधरी जी को याद रखिएगा, यही दोनों लोग थे वहाँ पर जब संयुक्त तरीके से इसकी शुरुआत की गई, उद्घाटन किया गया। तो ये कंप्लीट आप लोगों को आइडिया लग गया क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ। अब यहाँ से कोई भी एमसीक्यू आएगा तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखिए, त्रिपुरा बिकेम 3rd फुल्ली लिटरेट स्टेट, यानी त्रिपुरा तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। कौन से इनिशिएटिव के तहत? उल्लास इनिशिएटिव के तहत। जो उल्लास क्या है ये आपको पता होना चाहिए, नेट पे जरूर एक बार सर्च करके इसको अलग से पढ़िएगा। यूपीपीसीएस प्री के बाद जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो जीएस2 में आपको उल्लास के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि एजुकेशन के सुधार के लिए बहुत ही बेहतरीन एक इनिशिएटिव है।
तो 23 जून 2025 को त्रिपुरा तीसरा फुल्ली लिटरेट स्टेट यानी कि पूर्ण साक्षर राज्य बन गया अंडर उल्लास क्या न्यू इंडिया का लिटरेसी प्रोग्राम है, नए नव भारत का साक्षरता कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत की गई। 2022 से 2027 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उल्लास को यानी कि कार्यान्वित किया जाएगा। इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 20 मई 2025 को मिजोरम को पहला राज्य घोषित किया गया था इसके तहत, और गोवा दूसरा राज्य बना था जिसे फुल्ली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया गया था। अब कुछ कंडीशन है, आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि हम किसको फुल्ली लिटरेट कह रहे हैं, किसको पूर्ण साक्षर कह रहे हैं, क्या कोई नया मापदंड अपनाया गया है उसी के तहत ये बोला जा रहा है? तो हाँ, जो क्राइटेरिया रखा गया है फुल्ली लिटरेट स्टेट का वो ये है कि एक नेशनली प्रिस्क्राइब्ड बेंचमार्क के 95% लिटरेसी पूरी हो जा रही है अगर 15 साल या उसके ऊपर की उम्र के लोगों के बीच में, तो हम उसे फुल्ली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर कर ले रहे हैं। यानी 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों में 95% साक्षरता के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित बेंचमार्क के अनुसार ये देखा जा रहा है और बोला जा रहा है कि हाँ वो फुल्ली लिटरेट है। अब देखिए, मिजोरम आपको पता चल गया कि पहला राज्य था जो फुल्ली लिटरेट स्टेट घोषित किया गया था उल्लास स्कीम के तहत, उल्लास पहल के तहत। लेकिन पिछले वर्ष 24 जून 2024 को लद्दाख जो है वो पहला प्रशासनिक इकाई यानी कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना था जो कि फुल्ली लिटरेट घोषित हुआ था। लेकिन लद्दाख जो है वो तो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, इसीलिए बहुत लंबे समय के बाद मिजोरम न्यूज़ में आया क्योंकि वो पहला राज्य बना जिसे फुल्ली लिटरेट स्टेट घोषित किया गया, पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। और पहला क्या मिजोरम किसी भी तरीके से सारे राज्यों और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी, क्या इन सब में मिजोरम पहला है जिसको फुल्ली लिटरेट स्टेट घोषित किया गया? तो इसका आंसर है नहीं। पहला जो है वो पिछले साल ही 24 जून 2024 को लद्दाख को घोषित किया गया था। वो पहला किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जिसको घोषित किया गया था फुल्ली लिटरेट स्टेट, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश था। और मिजोरम जिसको इस साल 20 मई को जिसे घोषित किया गया फुल्ली लिटरेट स्टेट, वो स्टेट है पहला, और दूसरा गोवा बना और तीसरा त्रिपुरा बना। ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, नाटो की समिट हुई है। नाटो हमेशा न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। यूएस में जब से प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट भी वो पास करते रहते हैं। तो नाटो का जो ये समिट है 2025 का, इसके बारे में देखते हैं। 24 से 25 जून 2025 को नीदरलैंड्स ने होस्ट किया द हेग में नाटो की समिट को। तो नीदरलैंड ने नाटो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की, और ये न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि नीदरलैंड्स ने पहली बार नाटो समिट की मेज़बानी की है। तो नाटो का समिट पहली बार आयोजित हुआ है नीदरलैंड्स में, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम नाटो समिट वॉज हेल्ड इन नीदरलैंड्स। नाटो की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। टोटल 32 मेंबर हैं इसमें 31वां मेंबर बना था फिनलैंड और 32वां मेंबर बना था स्वीडन। ये आपको पता होना चाहिए, स्वीडन ही जो है वो लेटेस्ट मेंबर है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो एक आर्टिकल है, पार्ट है, वो है आर्टिकल 5। यही फाउंडेशन है नाटो का जो कलेक्टिव डिफेंस के लिए हमें बताता है, और उसका मोटो है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। अगर किसी एक देश पे, नाटो देश पे कोई अटैक करता है, गैर नाटो देश, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि सभी नाटो देशों पर आपने अटैक कर दिया है। तो इसीलिए बाकी देश भी आपके ऊपर अटैक करने के लिए खुद को लाइसेंस दे देते हैं। वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। अनुच्छेद 5 जो है वो नाटो का आधार बना हुआ है, जो एक सबके लिए और सबके लिए एक के आदर्श वाक्य के साथ सामूहिक रक्षा, जिसे कलेक्टिव डिफेंस पे हम लोग बात कर रहे हैं, उस पर जोर देता है। और नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो हम लोगों ने बात कर लिया, ब्रसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सूचकांक है, इंडेक्स है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसके बारे में भी डिटेल में आपको पता होना चाहिए। इसको रिलीज़ किसने किया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यही इसे प्रकाशित करता है, रिलीज़ करता है। टोटल 163 देश हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। एवरेज ग्लोबल पीसफुलनेस जो है वो दुनिया का 0.36% घटा है 2025 के ग्लोबल पीस इंडेक्स के हिसाब से। तो वर्ष 2025 में वैश्विक शांति में 0.36% की गिरावट दर्ज की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप टॉप 10 लिस्ट में देखेंगे तो इस बार भी आपको फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड देखने को मिलेगा। 2008 से लेके अभी तक आइसलैंड ही पहले स्थान पर बना हुआ है।
और ये गजब का अचीवमेंट है, लगभग 17 साल हो चुके हैं। तो आइसलैंड रिमेन्स द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सिंस 2008। आइसलैंड वर्ष 2008 से लगातार सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पे है आइसलैंड, सेकंड पर है आयरलैंड और थर्ड पर है न्यूजीलैंड। तो टॉप 3 तो पता होना चाहिए, फर्स्ट पे आइसलैंड, सेकंड पे आयरलैंड, थर्ड पे न्यूजीलैंड। सिक्स्थ पे है सिंगापुर, और सिंगापुर इसलिए आपको जानना चाहिए क्योंकि टॉप 10 में एकमात्र कोई एशियाई देश है इस ग्लोबल पीस इंडेक्स में। शांतिपूर्ण देश के टॉप 10 देशों में शामिल अगर कोई है अपने एशिया का एकमात्र देश तो वो है सिंगापुर। क्या रैंक है? 6th। और सबसे लास्ट रैंक इस बार किसको दिया गया है? 162वां जो देश है वो है यूक्रेन, और 163 यानी कि 163rd जो देश है, सबसे कम जहां शांति है दुनिया में, वो इस बार 2025 के सूचकांक या इंडेक्स के हिसाब से रशिया को दिया गया, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में ज़बरदस्त वॉर छिड़ा हुआ है। फिर रशिया का कभी तनाव दूसरे देशों के साथ भी होता रहता है। इसीलिए बात करें अपने देश के बारे में, अपने प्यारे भारत के बारे में, तो अपना देश 115वें स्थान पे खड़ा है। भारत का रैंक है 115, पिछले साल 116वां रैंक था, और स्कोर जो है वो 2.229 है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूज़ था, इसे हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेंगे। देखिए, बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, आप फोकस करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करिए, वो चीज़ सही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो आपकी नज़र से नहीं गुजरना चाहिए या बिल्कुल ऐसे हल्के में जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट वाले से हमेशा आते हैं। और इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिएगा, 90% से अधिक करंट अफेयर आपके ज़रूर सॉल्व होंगे, क्योंकि वो हमेशा से रिकॉर्ड रहा है। चाहे यहाँ पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर भी मैंने जब भी करंट अफेयर अच्छे से कराया हुआ है, तो आप जो भी लोग बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, आपने 1.5-2 साल से देखा होगा, ऑलमोस्ट 2.5 साल से देखा होगा, जब भी हम लोगों ने करंट अफेयर्स को सीरियसली लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। 2024 दिसंबर में भी 2 दिन पहले जब मैंने पुष्पा करंट अफेयर बनाया था, तो उसमें भी आपने देखा कि 60% तक 70% तक करंट अफेयर्स उससे मैच किए थे। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पिछले साल का करंट अफेयर कहाँ से पूछा गया था किसी को समझ में नहीं आ रहा था, जबकि डेट के साथ मैंने सॉल्यूशन में लिखा हुआ था, और बहुत सारे लोगों ने करंट अफेयर में लगभग 34-35 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, 35-36 ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे। तो 20 से 22 क्वेश्चन 20-22 क्वेश्चन लोगों ने सॉल्व किए थे सही, 23 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन ऐसे सही किए थे, तो वो अचीवमेंट था। तो आप लोग फॉलो करते रहिएगा करंट अफेयर को, आपको खुद ये फ़ायदा दिखेगा। बाकी आप जहाँ से भी जैसे भी मैगज़ीन पढ़ रहे हैं आप पढ़िए, रिवाइज़ करिए, लेकिन यहाँ से जो भी आपको चीज़ें मिले आप उसको ज़रूर पढ़िए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।